सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फिजिक्स 2020 और फ्री पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। आज हमें पढ़ना है धारावाही ऋजुरेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कोई ऋजुरेखी माने जो सरल रेखा बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो कोई स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी सरल या ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन में ये धारावाही चालक ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं, इस बिंदु को ले दिए ए और इसका इस दूसरे पॉइंट वाले बिंदु को दे दिए बी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो AB है, AB का लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l। तो इसी के कोई बिंदु ले लेते हैं इसके आसपास, इसी के समीप, चलिए एक यहाँ इसके समीप एक बिंदु ले रहे हैं। तो इसके समीप हम एक बिंदु ले लिए, तो इसके समीप बिंदु देखिए यहाँ हम ले लिए, ले रहे हैं बिंदु P। ये बिंदु P पर हम लोग निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि AB लंबाई के तार, ठीक है, लिखते हैं माना AB है। तो क्या लिखे, माना AB एक L लंबाई का तार है, यही जो AB है एक स्मॉल l लंबाई का तार, या हम कहेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। तो ये है एक L लंबाई का करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके समीप स्मॉल a दूरी पर, ये दूरी जो है जहाँ हमने बिंदु P लिया है, ये दूरी कितना है, तो ये स्मॉल a है। ठीक है, तो लिखेंगे जिसके समीप स्मॉल a दूरी पर स्थित बिंदु P, ये जो बिंदु P है पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V है। यहाँ जो P है इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना है, तो ये V है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस AB के अल्प भाग, तो इसको एक छोटा सा भाग लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई यहाँ से भाग ले लेते हैं। तो चलिए छोटा सा कोई पार्ट ले लेते हैं, ये यहाँ से ले लेते हैं, इस वाले भाग पर बात करते हैं। तो देखिए AB है, इसके मध्य बिंदु को सबसे पहले हम O मान लें। ठीक है, ये इसका मिडिल पॉइंट है, इसको हमने O मान लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। और चलिए इसका एक छोटा सा भाग AB का हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं, C और D। ठीक है, ये C और D ले लिए, और इस C और D को सबसे पहले बिंदु P से मिला देते हैं। तो मिला दे, तो इस AB का एक छोटा सा पार्ट, पूरा लंबाई L है, तो एक छोटा सा पार्ट जो है CD ले लेते हैं, CD की जो लंबाई DL ले लिए, और इस CD को हम बिंदु P से मिला दिए हैं। ठीक है, तो जब इसको बिंदु P से मिला दिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ कोण बना रहा होगा, ये यहाँ पर कुछ कोण बनाएगा। मान लीजिए यहाँ बड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ D फाई कोण बनाया, ये D फाई है, मान लीजिए ये D फाई कोण बनाया।
और एक बात ये भी है कि देखिए ये जो स्मॉल एल लंबाई है ये भी तो यहाँ से भी कुछ कोण बनाएगा। चलिए मान लेते हैं ये यहाँ से थीटा कोण बनाया, ये यहाँ से थीटा कोण बनाया और यहाँ से ये फाई कोण बनाया है। तो अब देखिए हम यहीं पर बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं। तो ये चीज़ देखिए आगे, ए बी के अल्प भाग यानी जो ए बी का स्मॉल पार्ट है सी डी, ए बी के अल्प भाग सी डी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से। तो हम क्या करेंगे कि अब इसी अल्प भाग सी डी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जैसा कि हम बायो-सेवर्ट के नियम से जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहाँ हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा dB इक्वल टू, बायो-सेवर्ट का नियम इससे पहले पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो देख लीजिए अगर न देखे हों। तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है μ0/4 पाई, और कितना होता है, तो यदि इसमें देखिए करंट, यदि हम कहें कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में आई स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा हो, तो इसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा हो और हम कहें कि इस डीएल लंबाई में भी यही आई करंट फ्लो होगा, तो और ये थीटा तो मिल ही गया, तो पूरा फार्मूला क्या होता है, ये होता है स्मॉल आई और यल स्मॉल आई डी एल होगा, स्मॉल आई डी एल साइन थीटा अपान ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लेते हैं। तो ये स्मॉल आर का इस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्मॉल आर का ये स्क्वायर हो गया। अब मान लेते हैं इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ये बायो-सेवर्ट का नियम ही हम लिखे हैं, अगर पिछला वीडियो ज़रूर देखिए अगर इसको समझना है। तो अब देखिए आगे क्या होगा कि एक हमें साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ये साइन थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखिए ये थीटा दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये देखिए थीटा दिख रहा है ना। यहाँ से हम क्या करें कि इसको डी को ले आकर के एक आगे बढ़ा दिए, डी को आगे बढ़ा दिए और ये जा कर के मिल गया, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ई से मिल जाए, ये बिंदु ई पर जाके इसको मिल गया, किसको, सीपी को बिंदु ई पर कट कर रहा है, तो ये बिंदु ई पर जाके मिल गया। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि कोण क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, यहाँ देखिए कौन सा त्रिभुज, सी डी ई, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, सी डी ई। तो इस त्रिभुज में हम क्या लिखे हैं कि त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अभी त्रिभुज सी डी ई देखे हैं जो, यही है त्रिभुज सी डी ई। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है लंब बट्टे कोण। तो इसमें देखिए ये अगर ये हम कहें कि यहाँ परपेंडिकुलरली मिला है, इसे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और जो है ये कोण हो जाएगा सी डी, इसका कोण हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कोण, तो लंब इसमें कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसमें लंब हो जाएगा, ये डी ई लंब हो जाएगा, और डी ई लंब और साथ में ये
CD जो है इसका कण हो जाएगा, और CD का मान कितना है तो DL है। तो इसका मतलब हम DE का मान तो नहीं पता है, लेकिन CD का मान तो पता ही है, तो ये DL रख दिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ से हमको मिल जा रहा है DE की वैल्यू मिल जा रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर DE की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए DE की वैल्यू जो मिलेगी तो ये मिलेगा DE की जो वैल्यू, ये DL साइन थीटा मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे DL आ गए और इधर साइन थीटा, तो यहाँ से DE की वैल्यू हमें मिल गई DL साइन थीटा। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एक कोण और दिख रहा है DEP। देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज देखिए DEP एक त्रिभुज दिख रहा है। तो हम इसका सहारा लेते हैं, तो लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज कितना है DEP दिख रहा है। त्रिभुज DEP में क्या हो जाएगा, हम एक फार्मूला जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए किसमें उपयोग करेंगे, तो हम इसमें त्रिभुज DEP में फार्मूला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए कोण, तो ये कोण कितना है, तो कोण D फाई है। चाप कितना होगा, तो चाप DE के बराबर होगा, और त्रिज्या कितना, तो त्रिज्या R है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका उपयोग करके ये चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण का मान कितना है, तो हम कहेंगे ये कोण का मान है D फाई, और चाप कितना है, तो कहेंगे चाप है DE, चाप DE है, और बटे त्रिज्या कितना है, तो स्मॉल r है, स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ से DE का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कैपिटल DE, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल r इंटू D फाई हो जाएगा, स्मॉल r इंटू D फाई। इसको अभी यहीं रहने दीजिए, या एक इक्वेशन मान लीजिए। चलिए इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन तीसरा यहाँ मिल गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड DE है और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड DE है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 और 3 से, यानी लिख सकते हैं इक्वेशन 2 और 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो जाएगा, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये DL साइन थीटा, ये जो था DL साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर जो हो जाएगा स्मॉल r D फाई हो जाएगा, स्मॉल r D फाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन और बनेगा, अभी फ़िलहाल इसको ही रहने दीजिए। इसको ये इक्वेशन एक अगला डाल दीजिए, मान लीजिए इसको इक्वेशन 4 बना के यहीं छोड़ दीजिए। अब इक्वेशन 4 ये हो गया। तो अब आगे आइए, तो अब एक बार फिर चलते हैं। यहाँ देखिए ये इस इक्वेशन, इसमें आइए इस फिगर में। तो यहाँ पर देखिए
एक और त्रिभुज हमें मिल रहा है ओ पी डी। देखिए एक त्रिभुज ओ पी डी मिल रहा है, और यहाँ से भी एक रिलेशन मिल सकता है यदि हम इस एंगल को, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम मान ले फाई। इस एंगल को हम मान लेते हैं, ये वाली एंगल, ये जो एंगल है इसको फाई मान लेते हैं। तो ये एंगल अगर फाई है तो देखिए हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, ओ पी डी। इसमें यदि हम कास थीटा लगाएं तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कण, आधार ए और कण आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आ गए हम यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज की ही बात हो रही, त्रिभुज ओ पी डी में, त्रिभुज ओ पी डी में कास फाई इक्वल टू ए बाई आर। एक बार फिर से आपको दिखा दें, कास फाई इक्वल टू ए बाई आर कहाँ से लिख रहे हैं, तो देखिए इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज फिगर में देखिए ओ पी डी की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कास फाई, ये फाई एंगल है, तो हम कहेंगे कास फाई इक्वल टू, ये इसका बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस ए है, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस ए है और हाइपोटेनस आर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस समकोण पर ही तो मिलेगा, तो ये समकोण पर मिलेगा। तो देखिए ये इसका आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा, तो आधार बट्टे कण होता ही है। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए हमने कास जो ये लिख दिया है, कास फाई की वैल्यू, ठीक है, तो कास फाई की जो वैल्यू होगी ये कितना हो जाएगी, तो कास फाई की वैल्यू आधार ए और ये कण आर हो जाएगा। या हम यहाँ से ए की वैल्यू अगर निकालें तो देखिए यहाँ से हम कहेंगे ये नहीं, आर की वैल्यू निकालिए, यहाँ से आर की वैल्यू जो होगी ये कितना हो जाएगा, ए अपान कास फाई हो जाएगा। अभी इसका उपयोग हम लोग करेंगे, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए अपान कास फाई। ये आर इक्वल टू ए अपान कास फाई, हमने आर को यहाँ ले लिया, इसको यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी, यहाँ से बार बार ट्रेनें गुजरती हैं तो थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए, अब ये समीकरण 4 से डी एल साइन थीटा का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। ये देखिए इक्वेशन 4 में जो है, इस इक्वेशन 4 में डी एल साइन थीटा का मान किया आर डी फाई है, इसका मान हम इस इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 है यही है, इसमें देखिए डी एल साइन थीटा है, इसका मान हम इसमें रख सकते हैं। तो इसमें डी एल साइन थीटा का मान रखते हैं कहाँ से, समीकरण 4 से समीकरण 1 में डी एल साइन थीटा का मान रखते हैं। तो चलिए इसका मान रखा जाए, तो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण 4 से समीकरण 4 से समीकरण 4 से क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से ये समीकरण 4 से ये क्या लिखना है, समीकरण 4 से डी एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए इसको। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये होगा, ये हो जाएगा डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई, म्यू 0 अपान 4 पाई, और क्या होगा
μ0/4 इसके बाद आई था तो आई तो रखा जाएगा। इसके बाद dl sin थीटा की जगह पर, यही जो है dl sin थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे r इंटू डी फाई रख देंगे। और नीचे जो था, नीचे इसमें r² तो था ही, तो देखिए एक r² जो है इससे एक r² कट जाएगा तो बचेगा। अब क्या बचेगा, तो देखिए क्या बच रहा है, तो यहाँ बच जाएगा, देखिए जो यहाँ बचेगा वो बचेगा μ0/4 और बचेगा आई बचेगा और डी फाई बचेगा, आई डी फाई/r बचेगा। ठीक है। और अब देखिए समीकरण 5 का उपयोग किया जा सकता है, इसमें r का मान ले कर यहाँ रख दीजिए। ठीक है। तो समीकरण 5 से r का मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से r का मान रखिए इसमें। ठीक है। तो जब 5 से r का मान रखेंगे तो dv की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा μ0/4 और यहाँ आई रहेगा, ये डी फाई भी रहेगा और r की जगह पर यही जो है r की जगह पर a/cos फाई हो जाएगा। तो यहाँ से a/cos फाई हो जाएगा। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखेंगे कि जब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dp इक्वल टू ये μ0/4, ये आई तो रहेगा और ये देखिए cos फाई ऊपर चला जाएगा, आई cos फाई डी फाई/a हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया उस स्मॉल पार्ट के कारण, ये जो था स्मॉल लंबाई, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक बार इसको फिर हम ला देते हैं। ये देखिए ये जो है, ये यहाँ पर जो बात करें तो ये स्मॉल लंबाई dl के कारण, स्मॉल लंबाई dl के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी। लेकिन अब जो है, ठीक है, लेकिन अब हमें तो पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे वायर के कारण निकालना है। यहाँ तक कि हम चाहें तो इस वायर को इनफाइनाइट मानकर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनफाइनाइट भी करके पूछ देता है। तो ये पूरा आगे हम लोग निकालते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पूरी संपूर्ण लंबाई यहाँ से लेकर के बिंदु B से लेके बिंदु A तक के लिए हम क्या करते हैं, पूरे के लिए पूरी लंबाई के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बिंदु P पर, ठीक है, ये निकालेंगे। अर्थात हम कहेंगे संपूर्ण लंबाई L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या करते हैं, इसके पहले हम A को P से मिला देते हैं और B को भी P से मिला देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कुछ, तो देखिए यहाँ पर जो स्मॉल लेंथ है यानी dl के कारण जो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड था वो यही आ रहा है। और इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, फाई है। ठीक है। इसमें जो हम कहेंगे कि जो चर राशि है वो क्या है, फाई है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो B है किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हमको यदि पूरे फुल लेंथ L के कारण निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इस फाई को ही इंटीग्रेट करेंगे पूरा। तो आइए फाई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि इससे देखिए ये इसका मध्य बिंदु O वाला ये लाइन है, देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है
ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसके नीचे वाले को, जो वेरिएबल है इसके नीचे वाले को हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं φ1, इसको हम φ1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसके जो ऊपर वाला ये जो एंगल है मध्य बिंदु यानी ओ से बी वाला इधर नीचे, और ये पूरा ओ से ए वाला ये ऊपर वाला, तो इसके ओ से जो ए वाला ये मान लीजिए हम पूरा ये एंगल बनाएगा, पूरा यही एंगल बनाएगा पूरा इस लाइन से। देखिए तो इसको हम पूरा मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम मान लिए, कितना मान लें, तो चलिए मान लेते हैं इसको φ2 मान लीजिए, ठीक है। ये φ2 हो जाएगा, ये पूरी एंगल जो है ये φ2 हो जाएगा, ये वाला φ1 हो जाएगा। तो अब हमें जब ये संपूर्ण लंबाई AB का निकालना होगा, AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर, तो हम क्या करेंगे, इसी को φ1 से लेकर के φ2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। किसको, जो हमने स्मॉल लंबाई dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड बिंदु P पर पाया है, इसी को जो कितना पाया है, तो ये पाया है, देखिए कितना पाया है, तो यही पाया है dB = μ0/4πI cos φ d φ a। किसके कारण पाया है, तो स्मॉल लंबाई dl के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस तरह से हम कहेंगे कि अतः बिंदु P पर संपूर्ण लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः संपूर्ण लंबाई या संपूर्ण चालक जो भी लिखें, संपूर्ण लंबाई L के कारण, संपूर्ण लंबाई L के कारण, अतः संपूर्ण लंबाई L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो संपूर्ण लंबाई के कारण प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। दिस मीन्स हम कहेंगे ये इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, dB को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, φ1 से लेकर के φ2 तक, φ1 से लेकर के φ2 तक। अच्छा एक बात और है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर एक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ये O को अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लें, तो मूल इसके नीचे वाला जो रहेगा एंगल उसको माइनस में लेंगे, इसके ऊपर वाले एंगल को प्लस में लेंगे। कहने का मतलब जो φ1 है, ये देखिए जो इसका मिडिल पॉइंट है, मध्य भाग इसके नीचे है, तो इसको हम निगेटिव में ले लेंगे यानी -φ1 लेंगे, और इसके ऊपर वाला जो φ2 है पॉजिटिव है, इसको प्लस में ले लेंगे। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, इसको जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करते समय φ1 को -φ1 कर दीजिए और φ2 तो +φ2 रहेगा ही, ठीक है। इसी तरह से इसका राइट हैंड साइड पे आइए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी -φ1 से, ठीक है, ये -φ1 से कितना φ2 तक, और कितना हो जाएगा, तो μ0/4π, और कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I cos φ d φ/a। तो अब इसको इंटीग्रेट करिए। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए, जब इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो देखिए ये तो हमने पहले ही कहा था कि इसकी संपूर्ण मान लेते हैं B है, तो ये तो जाहिर सी बात है, जब ये टोटल जो हमने B मान ही लिया है, ठीक है,
तो जब ये टोटल हमने b मान ही लिया है तो ये तो b रहेगा ही, ठीक है। अब ये b तो रहेगा ही, लेकिन अब बात करते हैं इस साइड में। तो देखिए जो कांस्टेंट हैं उनको बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन कांस्टेंट हैं, तो देखिए μ0 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। और देखिए ये करंट भी तो एक नियत धारा ही, ठीक है, कांस्टेंट करंट ही फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट रहेगा। और जो ए है ये भी एक निश्चित लंबाई है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो बैरी क्या करेगा, तो जो हमारा वेरिएबल होगा ये -φ1 से लेकर के φ2 तक केवल और केवल cos φ वेरी करेगा, केवल और केवल cos φ वेरी करेगा, तो cos φ d हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका मान कितना आ रहा है, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो है इसका मान आ जाएगा, ये देखिए इंटीग्रेट करने पर इसका जो मान आएगा वो आएगा ये, चलिए इंटीग्रेट करते हैं हम, तो आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई i/a, और ये हो जाएगा cos का होता है sin φ, तो ये हो जाएगा sin φ, और इसका जो लिमिट है -φ1 से लेकर के φ2 तक। अब इसके लिमिट को रख दिया जाए, ठीक है। तो जब इसकी लिमिट को रख देंगे तो क्या होगा, तो लिमिट को रखिए, लिमिट को रख दिया जाए, तो लिमिट को रखेंगे तो μ0 अपान 4 पाई i/a, और देखिए एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा sin φ2 माइनस क्या हो जाएगा sin, ये देखिए माइनस, यहाँ पर चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस ये φ1 है, ये साइन -φ1 लोअर लिमिट रख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू जो आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा, μ0 अपान 4 पाई i/a, और क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin φ2, और देखिए माइनस है बाहर आ जाएगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, साइन φ1 हो जाएगा, ये इस तरह से ये साइन φ1 हो जाएगा। तो ये हमारा संपूर्ण इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, किसकी, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यही बिंदु P पर रिजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया हमारा, यही लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यही L लंबाई के चालक तार से a दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समान सूत्र है, ठीक है। अब हम लोग पढ़े थे दाहिने हाथ के हथेली का नियम। अब थोड़ा दाहिने हाथ का हथेली का नियम का प्रयोग करते हुए देखते हैं, ये इस पर जो अब दाहिने हाथ के हथेली के नियम से हम लोग देखें कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था कि दाहिने हाथ का नियम, हथेली का नियम क्या बताया था। पिछला वीडियो एक बार ज़रूर देखिए जो दाहिने हाथ की हथेली का नियम बताता है। उसमें हमने बताया था कि
यदि हम अपने दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि उसमें अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो उस दिशा में यदि हम करते हैं तो क्या होता है, ये हमारी हथेली के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस दिशा में जा रहा था, हमने ये हम दाहिना हाथ लिया और इस दाहिने हाथ को क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे हाथ को जो फैलाने के लिए कहा था हमने फैला दिया। देखिए ये उस दिशा में हो गई जिधर हमको बिंदु P है और ये अंगूठा देखिए इस धारा की दिशा में ही है, जिस दिशा में धारा है ऐसे हमने कर दिया। तो अब जो है ऐसे ऊपर कर दें, हमारे जो ये हथेली जो कि नीचे की ओर है, तो हथेली नीचे की ओर है, इसका मतलब इसका जो लंबवत होगा ये लंबवत होगा। ये देखिए उसको उल्टा करके दिखा रहे हैं, तो ये लंबवत सीधे नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आएगी। ऐसे करने पर देखिए इसके नीचे आएगा, जो कि यहाँ स्पष्ट नहीं, तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो सीधे सीधे कागज़ तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये हम दाहिने हाथ की हथेली का उपयोग करके निकाल सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस है, एक दो उसको भी देख लेते हैं। आइए देखिए कुछ स्पेशल केस होंगे, जैसे कि स्पेशल केस फर्स्ट, यदि चालक तार AB की लंबाई अनंत हो तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि इस चालक तार AB की लंबाई की बात हो रही है, जो AB है इसकी लंबाई अगर अनंत हो तो इसकी AB की, तो इसका मतलब क्या होगा, जब अनंत होगा तो देखिए ये जो कोण है हमने कहाँ से लेना शुरू कर, ये बिंदु इस लाइन से लेना शुरू किया है, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये ऐसे, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा, ऐसे देखिए यहाँ से लिया और जब अनंत होगा ये तो ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब ये अनंत होगा तो कैसे ऐसे जाके एकदम ऐसे करते 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 कितना आ जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। और जब सीधा हो जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से ये कोण बढ़ता बढ़ता 90 हो जाएगा। यही ना होगा, यहाँ से देखिए इस लाइन से और इसके बीच का कोण 90। यही हाल ऊपर है, ये देखिए ऐसे यहाँ से है ये वाली लाइन, वो से देखिए ये ऐसे जैसे जैसे ये AB बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये भी ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे सीधा हो जाएगा अनंत पर। जब ये बहुत लंबा होगा तो फिर देखिए कोण कितना, तो यही बढ़ करके 90 होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब ये चालक तार AB की लंबाई अनंत हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, तो कहेंगे कि ऐसे में ये जो हमारा φ1 है और φ2 दोनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, π/2 के बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो है φ1 φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरह से जब φ1 φ2 90 डिग्री हो जाएंगे तो अभी अभी जो हमने फार्मूला निकाला है, देखिए अभी ये वाला जो फार्मूला निकाले हैं हम, ये देखिए फार्मूला ये जो फाइनली निकल करके आया है, इसमें देखिए ये जो है फाइनली फार्मूला जो निकल करके आया है ये फार्मूला, तो इसमें देखिए φ1 और φ2, ठीक है, ये φ1 और φ2 जो हैं इनकी वैल्यू 90 रखिए तो क्या हो जाएगा, B का मान अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π इंटू I/A, और ब्रैकेट में तो हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा, sin π/2 प्लस sin π/2। तो हम जानते हैं sin π/2 का मान कितना 1 होता है, इधर sin π/2 का मान 1 होता है। इसका मतलब ये यहीं पर हम लिख देते हैं, आगे जगह है तो लिख दे रहे हैं μ0/4π I/A, और इधर क्या हो जाएगा 1 + 1, ये भी 1 ये भी 1, एक एक होता है ना। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो B का मान आ जाएगा ये हो जाएगा μ0/4π I/, ये I देखिए 1 और n 2 आ जाएगा, तो हम कहेंगे 2I/A, 2I/A। तो इस तरह से B की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगा 2I/A। ये कब आएगा, बढ़िया से बना दें, ये जब
हम कहेंगे कि चालक तार AB की लंबाई अनंत होगी। ठीक है। एक अगला केस होगा कि अगला केस देखिए, यदि बिंदु P तार AB के बिंदु A के समीप हो, आप चाहें तो इसके बिंदु B के भी ले सकते हैं, किसी एक के हम A के लिए दिए हैं, आप B के लिए भी लिख करके निकाल लीजिए। तो यदि बिंदु P तार AB के बिंदु A के समीप हो तो क्या होगा। अच्छा देखिए, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए इस चित्र में ये कह रहा है कि ये बिंदु P जो है इसको ऐसे उठा करके सीधे आगे बढ़ा करके यहाँ पर ला दीजिए, खींच करके ऐसे जैसे है ऐसे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ ला दीजिए। तो ये अगर बिंदु P यहाँ पर होगा, मान लीजिए हम कहें यहाँ पर होगा, तो क्या होगा, देखिए A से सीधे ऐसे लाइन बन जाएगा। तो A से तो ये 90 डिग्री सीधे एंगल बनाएगा। जब ये यहाँ रहेगा तो ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ये सीधे 90 डिग्री कोण बना देगा। और उसके बाद ये B से क्या होगा, तो B से जब ये यहाँ पर रहेगा, इसके एक समीप है, तो हम कहेंगे कि B से कितना एंगल बनाएगा, तो जब ये यहाँ से 0 एंगल बना देगा ये, तो क्या होगा कि B वाले से देखिए ये जब यहाँ रहेगा तो इसे सीधे 90 डिग्री बनाएगा। और A वाले के तो जब सीधाई में रहेगा तो कितना, जैसे ये यहाँ पर है तो कुछ कोण है, लेकिन जब ये सीधे यहाँ पर आ जाएगा तो 0 कोण बनाएगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम कहेंगे कि ये जो हमारा φ1 है, ये φ1 तो π/2 बना देगा 90, लेकिन φ2 जो होगा वो जो है A से बना रहा ना तो 0 हो जाएगा। B से तो 90 का बनाएगा A के समीप जाने पर, और लेकिन खुद से तो वो 0 बनाएगा। तो इस तरह से अब जो इस फार्मूले में इसका वैल्यू रखिए, तो देखिए B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा μ0/4πI/A, और देखिए ये हो जाएगा साइन φ2 की जगह पर 0 रख दीजिए, प्लस साइन φ1 की जगह पर π/2 रख दीजिए। तो इस तरह से ये आ जा रहा है कितना, μ0/4πI/A, और ये 0 + 1 आ जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, B की वैल्यू μ0/4πI/A हो जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, या इसी को हम लोग एक चीज़ और बोलते थे, क्या बोले थे, टेस्ला। CGS में उसको गॉस बोलते हैं। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस, ये सब चीज़ें पीछे बता चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए ये जो यूनिट होगी, क्या बोलेंगे इसकी यूनिट, हम कहेंगे न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। तो ये इसकी यूनिट भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी यूनिट भी याद रहे तो बेहतर होगा। तो ये था पूरा इसका विवरण। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन देखना पड़ेगा। धन्यवाद।